हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नए साल की शुरुआत अपने कुछ नए टारगेट से की होगी। मोस्टली ज़्यादातर का टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस को क्लियर करना होगा, मेनली बिकॉज यही ज़्यादा आपके टाइम टेकिंग और एफर्ट टेकिंग होते हैं। आज नया साल है तो मैं नहीं चाहता था कि आज की वीडियो में गैप बने, तो मैंने आज फिर से एक टॉपिक तैयार किया है। छोटा सा है, थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। बस इसका रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड यदि एडेप्टेशन में चैलेंजेस आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 2022 की रिपोर्ट आई है। इसका डेटा आप अच्छे से नोट कर लें। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप इसको अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। अब यदि बात करें यूएनईपी की, तो यूएनईपी आपको पता है 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ आपका जो 1972 में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उसमें ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर आपको पता होगा कि इसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हुए इन्वायरमेंट के फील्ड में, काफ़ी सारे कन्वेंशंस हुए और इसके साथ में काफ़ी सारे टारगेट्स बनाए गए अचीव करने के लिए। अभी करंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, ये वर्क करता है आपके यूएन की जो 2030 के लिए एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके लिए काम करता है। उसके अंडर यदि हम कहें कि अम्ब्रेला जो है आपका, अम्ब्रेला टर्म एक तरीके से कह सकते हैं, 2030 की जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो एजेंडा है उसके अंदर काम करता है। मेनली काम इसका है कि आपके जो मोस्ट रिलीवेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं जो करंटली चल रहे हैं उनको पहले तो करेगा आइडेंटिफाई और फिर करेगा उनको एड्रेस। एड्रेस का मतलब उनके बारे में जो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसे बोलेंगे अपना एड्रेस करना, और दूसरा हुआ आपका पहले आइडेंटिफाई करना। ये एक तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट भी करता है और प्रमोट करता है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, अदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ में आपको इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करना है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इसके साथ में काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल डायमेंशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है इसका मेनली। और इसके साथ में ये एडवोकेट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए, एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट की तरह ये सर्व करता है। हेडक्वार्टर आपको मालूम होगा नैरोबी केन्या में है। अदर रिपोर्ट जरूर याद रखें यूएनईपी की, एक तो है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, दूसरी है आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ठीक है, तो ये आप याद रखें ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। एक है आपका ट्रिपल इमरजेंसी एंड द लास्ट वन इज कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ये तीन रिपोर्ट याद रखें और एक मेनली आपकी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। फाइंडिंग्स इसकी जो है आपको बहुत मस्ट हो जाती हैं कि आप उनको याद रखें। फाइंडिंग्स देखिए, फाइंडिंग्स को मैं आपको, आपकी चार फाइंडिंग्स है मेनली। एक तो यूं ही है, उसको अपन देख लेंगे। 8 में से लगभग 10 कंट्री, मतलब 10 में से लगभग 8 जो आपकी कंट्रीज है ना, उन्होंने कम से कम एक नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया। एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा जरिया बना लिया उन्होंने, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया या फिर कोई आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया गवर्नमेंट के अंदर कि वो पर्टिकुलरली एडेप्टेशन के ऊपर या एडेप्टेशन से रिलेटेड प्लानिंग के लिए काम करेगा। तो ऐसी कंट्रीज जो है वो यूएनएफ ट्रिपल सी की जो पार्टीज है उसके 84% कह लो, चाहे 10 में से 8 लोग जो कह लो, मेंबर नेशंस कह लो, उन्होंने ऐसा एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट वन बना लिया है। मतलब कम से कम एक तो उनके पास है। बाकी देख लीजिए कि 2 कंट्री ऐसी हैं इस 10 में से जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। और यदि बात करें 198 आपकी यूएनएफ ट्रिपल सी की पार्टी है या मेंबर नेशंस है, उन्होंने अपना जो क्वांटिफाइड और टाइम बाउंड एडेप्टेशन टारगेट है वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब शामिल कर लिया है अपनी प्लानिंग में। तो वो भी एक तिहाई आपका, तो 1/3% आपकी जो 1/3 नेशंस है वो आपकी लगभग उन्होंने आपका टाइम बाउंड एडेप्टेशन टारगेट बना लिए हैं। लगभग 90%, 90%, या फिर आप इसको रखना 10 में से 9, ये बेहतर रहेगा। 8/10, 9/10, ये आपका हो गया 1/3, हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नियरली 90% जो आपके प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उन्होंने एनालाइज किया है जेंडर एंड हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को अपने, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उनमें उनकी फोकस में रखा है, उनके केंद्र में रखा है। इसके साथ में इंडिजिनस जो पीपल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप देखिए हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, और उसमें कौन शामिल है आपका है इंडिजिनस पीपल, क्योंकि यही हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड होते हैं। इसके साथ में एक फोर्थ फाइंडिंग है इसकी कि लगभग 100 बिलियन का जो हमारा टारगेट था, जो आपका एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्लेस थी डेवलप्ड कंट्रीज की, कि हम एक एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन फाइनेंस के लिए, एक फ्लो के लिए
एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, 100 बिलियन का हम एक कॉर्पस क्रिएट करेंगे। तो उसमें 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में 100 बिलियन में भी कमी रहेगी, 17 बिलियन की, $17 बिलियन की अभी 100 बिलियन के टारगेट को अचीव करने में अभी कमी है @ 2020 का जो आपका टारगेट था उसमें। ठीक है, इसके साथ में आपका है, ये भी आप याद रखिए, एक डेटा और है आपका, एडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है वो आपका देखिए कि डेवलपिंग कंट्रीज को 5 से 10 टाइम्स ग्रेटर, मतलब 5 से 10 गुना, 5 से 10 गुना आप कह सकते हैं आपको जरूरत है। एडेप्टेशन फाइनेंस अभी गैप बना हुआ है कि मतलब इतना जरूरत है उन्हें, 5 से 10 गुना और ज़्यादा चाहिए करंट में जो है ना उससे। इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंशियल फ्लो जो चल रहा है अभी, इसका मतलब ये है कि अभी 17 मतलब 83 बिलियन यदि क्रिएट किया है कॉर्पस का, इसका लगभग 5 से 10 गुना, काफ़ी अमाउंट हो जाता है, लगभग 400 बिलियन के आसपास अमाउंट बनेगा जो नीडेड है। ठीक है, तो इतना अभी गैप है, और गैप है मतलब इतना नीड है। तो ये 4 डेटा आपको याद रखना है, 8/10 का, 1/3 का, 9/10 का, 17 बिलियन 100 बिलियन में कम रह गया, और 5 to 10 आपको एडेप्टेशन गैप फाइनेंस अभी, एडेप्टेशन फाइनेंस गैप अभी बना हुआ है। ये हो गया आपका मेन रिपोर्ट का मकसद। इसके बाद में आप ये देखिए, इन्वायरमेंट में आपको जो आंसर बढ़ाना है ना, 250 वर्ड्स करना है, तो आपको प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए, आपको उसकी सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए, उसके साथ में आपको उसकी चैलेंजेस क्या है और चैलेंजेस को सॉल्व करने के वेज क्या है। तो यदि हम गुड एडेप्टेशन प्रैक्टिस की बात करें, तो एडेप्टेशन का मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए कंट्रीज कितना रिजिलियंस सिस्टम क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए आपको देखो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्टिबिलिटी ऑफ सपोर्ट, कि सपोर्ट जो होगा वो कितना प्रोडक्टेबल है, कि नेशंस को कितना चैलेंजेस आएगा, एनवायरमेंटल थ्रेट होगा, कितनी वल्नरेबिलिटी होगी उनकी, उसके लिए पहले ही प्रोडक्टेबिलिटी हो जाए, उसको कितना सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट की प्रोडक्टेबिलिटी रहेगी। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखने लायक है इसमें। ऐसे दूसरा आपका एक प्रिंसिपल जिस पे वर्क कर सकते हो वो है आपका कि इंटीग्रेशन की जरूरत है एडेप्टेशन की, किसमें, नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में। यदि कोई नेशन डेवलपमेंट कर रहा है, अपना डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बना रहा है, जैसे अपनी कंट्री में नीति आयोग स्ट्रेटजीज बनाता है, तो उसकी किसी नेशन की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में आपका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, आपकी ऐसी, आपकी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब, जो प्रिंसिपल्स आपके प्रायोरिटी सेट करें डेवलपमेंट की, उन प्रिंसिपल्स में इन्वायरमेंट का एडेप्टेशन से रिलेटेड भी एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, चाहे वो आपके एसडीजी की हो, चाहे आपकी और कोई डेवलपमेंट गोल हो, उनमें एडेप्टेशन का आपको इंटीग्रेशन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। थर्ड में याद रखें कि हमें एडेप्टेटिव मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरी है, मतलब हम जो मैनेजमेंट क्रिएट करें एडेप्टेशन के लिए, तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट्स है तो उन्हें फोर्स किया जाए कि नहीं नहीं, यूपी है तो उसको 18 कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ के आसपास का जो उनका बजट है उसमें इन्वायरमेंट के लिए फोकस करना चाहिए, या फिर अदर नेशंस यदि स्टेट की बात करें, इंडिया में नेशंस की बात करें, कंट्रीज के लिए, तो वहाँ पे टारगेट्स आपकी रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे फीडबैक्स जो है उनको यूज़ करके आपका मैनेजमेंट और बेहतर किया जा सके, फीडबैक्स को कंसिडर करके। इसके साथ में फोर्थ पॉइंट यदि हम इसमें बात करें प्रिंसिपल्स में, तो एक प्रिंसिपल अपना ये भी होना चाहिए जो काम करता है गुड एडेप्टेशन प्रैक्टिस के लिए, वो है कि इन्वेस्टमेंट आपकी लोकल कैपेबिलिटीज में भी होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड देन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेहतर होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो हम एक अच्छे से एडेप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका कि फ्यूचर रिस्क को कंसिडर कीजिए, ऐसा नहीं कि जो करंट में, जैसे आपके बॉर्डर स्टेट है, आपके बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे क्या थ्रेट है, हिमालयन स्टेट है वहाँ पे क्या थ्रेट है, कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पे क्या थ्रेट है, इन्वायरमेंट की क्या थ्रेट है, तो ऐसी चीज़ों को पहले से फ्यूचर में क्या रिस्क आ सकती है उनको कंसिडर करना है, सिर्फ करंट में नहीं जीना है, ताकि हम अनइंटेंडेड जो कंसिक्वेंसेज हैं या मेल एडेप्टेशन जो अपना है, माल एडेप्टेशन है, उसको मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें, और इसके साथ में इंटीग्रेशन कर सकें हम लोकल ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस साइंटिफिक नॉलेज का। तो ये आप बहुत बढ़िया टर्म है, आपका लोकल नॉलेज हो सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है, इंडिजिनस नॉलेज हो सकता है, और आपका साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है। ये 4 तरह का नॉलेज है, इसको इंटीग्रेट करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। एंड देन इनइक्वलिटीज़ को टैकल करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज द डिफरेंट स्टेट्स अपनी कुछ अलग अलग इनइक्वलिटीज़ लेके बैठे हुए हैं। कहीं पे ट्राइब्स जाता है, कहीं पे आपका शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग, मतलब जिनको अपन कहते हैं कि जिनकी लोअर इनकम में जो आते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल ड्राइव जो है आपकी वल्नरेबिलिटी के, वो भी टेकल करने लाइक यहाँ पे पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स में। ये आपका 7 पॉइंट हो गया। 8 होगा आपका कि जेन्युइन इंक्लूजन होना चाहिए स्टेक होल्डर्स का, एज वेल एज जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ हैं आपकी, इंडिजिनस पीपल हैं, वुमन हैं, और मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है, उनको डिसीजन मेकिंग में आपका जेन्युइन इंक्लूजन होना चाहिए एज ए स्टेक होल्डर। ये 8 पॉइंट हो गया।
ये प्रिंसिपल्स हुए, इनको आप जरूर इनको याद रखें। कमियां क्या हैं, एफर्ट क्या किए गए हैं, क्योंकि इश्यूज होंगे आपके एडेप्टेशन के लिए, आपके एफर्ट्स होंगे, तो उसमें अभी इश्यूज क्या है। तो सबसे पहला है कि टारगेट आपके आउटकम ओरिएंटेड नहीं है। टारगेट तो बनाए गए हैं, लेकिन आउटकम क्या होगा उसके बेस्ड पे टारगेट्स नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हमें इकोसिस्टम को मोर रिजिलियंट बनाना है, लेस वनरेबल बनाना है। तो हमारे टारगेट्स आउटकम ओरिएंटेड होने चाहिए। एडेप्टेशन जो आपके एक्शंस है वो आउटकम के फॉर्म में होना चाहिए। एडेप्टेशन गैप जो है वो बड़ा है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 160 से 340 की आपकी बिलियन की रेंज है, इतनी की रिक्वायरमेंट है। एनुअल एडेप्टेशन कॉस्ट इतनी है, तो बहुत बढ़िया है। 2050 तक तो ये 315 से 550 आप ऐसे रख सकते हैं, इतना बिलियन डॉलर आपको नीड होगा आगे जाके। ये फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, थर्ड इज एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड में आप कह सकते हैं कौन हो सकता है, लोकल कम्युनिटीज हो सकती हैं, इंडिजिनस पीपल हो सकते हैं, वुमन हो सकते हैं, तो उनको बाहर रखा गया है। तो प्रिंसिपल्स में आपने कहा उनका इंक्लूजन होना चाहिए। माल एडेप्टेशन की बात हमने ये डिस्कस की, माल एडेप्टेशन नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे जो मार्जिनल रेजिलियंस बेनिफिट्स है, ठीक है, उसके चक्कर में हम और चीज़ों को छोड़ दें। इसलिए हमें रेट्रोफिटिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज हमें माल एडेप्टेशन जैसे इश्यूज देखने पड़ेंगे। जैसे कि यदि हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो हमारी फूड सिक्योरिटी हम पर होती है। और यदि हम इरिगेशन को बढ़ाते हैं, इरिगेशन के लिए आप डैम वगैरह की जगह डायरेक्ट कैनाल वगैरह करते हैं, वाटर फ्लो को आप रेगुलर बनाते हो, तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हम पर होता है, ठीक है। और क्योंकि इरिगेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से हैम्पर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हाइड्रो पावर और आपका इरिगेशन, ठीक है। नीड एनर्जी की ज़्यादा है, फूड सिक्योरिटी की भी ज़्यादा है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो भी मस्ट है। नैरो डेफिनेशन है अभी एडेप्टेशन सक्सेस की, तो उसको ब्रॉड करने की जरूरत है, कंट्रीज को हेल्प करने की जरूरत है। इनएडिक्वेट मैट्रिक्स है, मतलब आपके पास में पैरामीटर्स जो है वो आपके पास में एडिक्वेट नहीं है। और लास्ट में आपका है एडेप्टेशन लिमिट्स है, क्योंकि हमारे अपने वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट भी बढ़ा है, और ये कंट्रीज़ को सीरियस रिस्क जो है आपकी उसमें बढ़ा रहा है। इसके लिए कंट्रीज़ क्या करेंगी, एडेप्टेशन लिमिट्स को एक्सपीरियंस करेंगी, कि उन्हें लगेगा कि इससे ज़्यादा हम एडेप्ट कैसे करें, बिकॉज उनके पास फंड की कमी होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी। तो द अर्ली वी कैन अचीव दीज थिंग्स ना, वो हमें बेनिफिट करेंगी फ्यूचर में। इसलिए हमें, ताकि हमें क्या लॉस और डैमेज जो है वो इनटॉलरेबल नहीं हो जाए, उसको पहले ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हम एडेप्टेशन लिमिट्स को जो आगे जाके खड़ी होनी है वो पहले हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो वे फॉरवर्ड में हम इन्हीं का सॉल्यूशन लिखेंगे कि हमें एडेप्टेशन फाइनेंस को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। 2019 में जो आपका फाइनेंस फ्लो था, 2025 तक उसको डबल करने की जरूरत है, जो कि आपका ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था उसमें सजेस्ट किया गया था। मतलब 2019 का आपका फाइनेंशियल फ्लो था, उसको बाई 2025 डबल करने की जरूरत है। तो ऐसा भी हम इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। इसके साथ में बेटर लेवलिंग की जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट को, ताकि हम जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज ने एडेप्टेशन के लिए किया है उसको क्लेरिफाई कर सके कि ये एडेप्टेशन के लिए है और ये आपके मिटिगेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है। उसका बेटर एक अच्छा लेवल होना चाहिए। मतलब अच्छे का मतलब ये है कि इंडिविजुअली ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि कौन सा फंड किस काम के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इसके साथ में हमें डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए क्वांटिफाई करने के लिए एडेप्टेशन इफेक्टिवनेस को और एडिक्वेसी को, ताकि हम क्या करें, स्पेशली हमारी जो चीज़ें हैं हायर लेवल पे, हायर लेवल्स ऑफ वार्मिंग की या फिर कॉम्प्लेक्स और कास्केडिंग जो रिस्क है इसकी हमें इम्पैक्ट को मालूम हो सके। इसलिए हमें क्वांटिफाई करने के लिए एडेप्टेशन इफेक्टिवनेस को डेटा की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पब्लिक में डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी जो है उस पर फोकस होना चाहिए। अभी हमने देखा था क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी चल रही है अभी कंट्रीज़ की, और उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म वायबिलिटी की जरूरत है। इसके साथ में फिफ्थ पॉइंट आपका कि एडेप्टेशन को और मिटिगेशन को जॉइंटली हमें काम में लेना है। अकाउंट, यदि अकाउंट का मतलब है हमारी जैसे प्लानिंग है, फिनांस है, इम्प्लीमेंटेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करने की जो बात है, को बेनिफिट की बात कह सकते हैं हम, या फिर ट्रेड ऑफ जो है आपकी ट्रेड ऑफ की लिमिट्स है, और आपके साथ में मेल एडेप्टेशन की चीज़ है। तो इसके लिए हम जब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में हमें सिर्फ एडेप्टेशन को ही फोकस में नहीं करना, या फिर कि सिर्फ मिटिगेशन की बात करें, दोनों को एक जॉइंटली हमें कंसिडर करना है, और उसके साथ में हमें प्लानिंग, फाइनेंस, इंप्लीमेंटेशन जैसी चीज़ों को फोकस करना है, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सके को बेनिफिट के लिए। इसके साथ में ट्रेड ऑफ, इससे ट्रेड ऑफ जो है वो लिमिट हो सके। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि आपके एक तरीके से कह सकते हैं किसी को सरप्लस किसी को लॉस हो जाए तो उसको ट्रेड ऑफ को लिमिट करने की जरूरत है। एक आपका सिक्स्थ है कि अर्जेंट स्केल अप करने की जरूरत है मिटिगेशन और एडेप्टेशन को, इंक्रीमेंटल चेंजेस की। मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उससे अलग जाके हमें चेंजेस, मतलब यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज से ले सकते हैं,
ठीक है, तो उसमें मिटिगेशन एडेप्टेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की अर्जेंट नीड है, ताकि हम हार्ड एडेप्टेशन लिमिट्स जो है उसको अवॉइड कर सकें। तो इसके साथ में आप देखिए प्रिंसिपल्स होते हैं लोकली लेड एडेप्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के इन्वायरमेंट के सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है कि लोकली एडेप्टेशन को कैसे लीड किया जा सकता है। तो एक ग्लोबल कमीशन है एडेप्टेशन के लिए, उसने डेवलप किया एक कुछ प्रिंसिपल्स का सेट है, जिसको लोकली लेड एडेप्टेशन के लिए मजबूती के लिए काम में लिया जा सकता है। और 22 इसके जो लीडर्स हैं, नीदरलैंड में इसको एस्टेब्लिश किया। 22 इसमें लीडर्स थे, इंडिया भी इसमें इंक्लूड था, 2018 में ये काम किया गया। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को हम देख लें जो एडेप्टेशन कम्युनिटी को गाइड करने के काम आता है। उसमें चाहे प्रोग्राम से रिलेटेड कोई मूव हो या फिर आपका फंडिंग का हो, कुछ प्रैक्टिसेस जो आपकी एडेप्टेशन के लिए ज़रूरी है उनकी बात की जाए, या लोकल पार्टनर्स की जो उनको लोकल पार्टनर्स को प्लानिंग में उसको बढ़ाया जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए एडेप्टेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ बनाएगी। वो क्या क्या है देख लीजिए। 2021 के क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट में इस प्रिंसिपल्स को लॉन्च किया गया। तो लोकली लेड एडेप्टेशन आपका जो प्रिंसिपल्स है, ये 2018 में जो ये ग्लोबल कमीशन बना, उसने 2021 में जाके प्रिंसिपल्स ये आपके पब्लिश किए। और प्रिंसिपल्स को हम पर्टिकुलरली देखेंगे इसका काम क्या है। तो नीड क्या पड़ी इसकी, ये देखिए लोकल कम्युनिटीज़ जो है फ्रंट लाइन पे होती है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के। जैसे आपका कोस्टल स्टेट्स है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, तो फ्रंट लाइन पे लोकल कम्युनिटीज़ ही होंगी। पावर का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, लोकल कम्युनिटीज़ एक इफेक्टिव वॉइस नहीं रख पाती हैं, तो उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल बढ़ाने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटिंग अडॉप्शन और एडेप्टेशन जो एक्शंस जो है उसमें आपको लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पावर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए जरूरत है। और थर्ड नीड क्या है आपकी, थर्ड नीड है आपकी इन इक्विटेबल आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फंडिंग का एडेप्टेशन के लिए, वो बड़ा चैलेंज बना हुआ। इन इक्विटेबल है मतलब जो कंट्रीज को इक्विटी मेंटेन करनी, इक्विटी मतलब ये है कि जिसको जितनी नीड है उसको उतना दिया जाए। इक्वल नहीं, यह बात चल रही इन इक्विटेबल की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या है आपके प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स आपके लगभग सेम रहेंगे जो प्रिंसिपल्स हमने ऊपर डिस्कस किए। क्या है देखिए, डिवॉल्व करना है हमें डिसीजन मेकिंग पावर को लोकल आपके लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल्स पे, ताकि आपका लोकली लेड एडेप्टेशन जैसे प्रिंसिपल्स हैं वो आपके सुचारू रूप से चल सके, पॉलिसी मेकिंग में वो रोल प्ले कर सके। तो फर्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग को डिवॉल्व करना है। सेकंड आपका कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, अब देखिए यहाँ पे है इनइक्वालिटीज जो स्ट्रक्चरल है, जो आपके स्ट्रक्चर में पहले से बनी हुई है उनको एड्रेस करें। जो वुमन, यूथ, चिल्ड्रन, पीपल विद डिसेबिलिटी है, पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड मतलब माइग्रेटेड पीपल है, इंडिजिनस पीपल है, मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप है, इनको आप नोट कर लीजिए। ये आपके इनइक्वालिटीज यही लोग ज़्यादा फेस करते हैं। कौन कौन से, वुमन, सेकंड यूथ, थर्ड चिल्ड्रन, फोर्थ पीपल विद डिसेबिलिटी, फिफ्थ इज पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड मतलब माइग्रेटेड पीपल, सिक्स्थ इज इंडिजिनस पीपल्स, और सेवंथ आपका मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखें, इनके लिए स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज ये झेलते हैं और उसे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये पॉइंट बहुत बेस्ट है आपके लिए, आप इनको नोट कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा आंसर के लिए। प्रोवाइड करने की जरूरत है पेशेंट एंड प्रोडिक्टेबल फंडिंग की, जिससे कि हम क्या करें मोर इजीली उन्हें एक्सेस किया जा सके। इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट एक बेसिक टर्म होता है, यदि हमें कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करना है तो इन्वेस्ट की जरूरत है लोकल कैपेबिलिटीज़ में, जो कि आपका एक इंस्टीट्यूशनल लेगेसी छोड़ सके आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। इसके साथ में आगे बात करें, सॉरी ये क्या है, लीव इंस्टीट्यूशनल लेगेसी मतलब पहले की जो इंस्टीट्यूशंस के जो नॉर्म्स हैं उनकी जो लेगेसी है उसको तो पीछे छोड़ सके और नई एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेगेसी बना सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्लानिंग में। तो इसके आप दोनों मीन्स यहाँ पे ले सकते हैं। और फिफ्थ आपका बिल्ड करना है कि रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये वर्ड बहुत शानदार है, आप देखिए क्लाइमेट रिस्क और अनसर्टेनिटी की अंडरस्टैंडिंग को बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिकॉज लोग अभी समझ ही नहीं रहे कि क्लाइमेट रिस्क और अनसर्टेनिटी कितनी फ्यूचर में बनी हुई है क्लाइमेट से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड। सिक्स पॉइंट आपका फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, लर्निंग भी होनी चाहिए, लर्निंग्स में लेसन्स जोड़ने चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और हर कंट्रीज़ में एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी सारे इनोवेशन कह सकते हैं, नॉलेज की अवेयरनेस की जरूरत है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इस साथ में आपको देखा पहले ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी मेकिंग में इंश्योर होनी चाहिए, और कोलैबोरेटिव एक्शन जो है और इन्वेस्टमेंट जो है कोलैबोरेशन में होना चाहिए, कंट्रीज मिल के ये काम करें, डेवलप्ड कंट्रीज को महसूस कराएं कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फंड को $100 बिलियन से भी आगे पहुंचाने की। बट सबसे पहले है कि वो $100 बिलियन का जो कॉर्पस है उसको क्रिएट कर पाए, क्यों बिकॉज अभी रिपोर्ट में जो देखा था उन फाइंडिंग्स को दोबारा देख लें हम, कि फाइंडिंग्स में ये है कि आपका 17 बिलियन, तो अभी पहले वाले जो 100 बिलियन का कॉर्पस है उसमें पहले से ही कमी है। गैप जो बना हुआ है 5 to 10
टाइम्स बना हुआ है गैप जो है। और 10 में से 9 कंट्रीज आपकी जो है उन्होंने जेंडर और आपके हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है उनको भी अपने एनालाइज में शामिल किया है। 10 में से 9 को, 10 में से 9 आपकी जो प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें, मतलब आपके प्लानिंग कमिटी कह सकते हैं, प्लानिंग कमीशन कह सकते हैं, उन्होंने। इसके साथ में 1/3 जो आपकी पार्टीज हैं UNFCCC की, उन्होंने क्वान्टिफाई किया है टाइम बाउंड एडेप्टेशन टारगेट को, क्वान्टिफाइड किया है, उनको शामिल किया है। मतलब उनकी क्वान्टिफाइड करने का मतलब, आप पहले बताया मैंने आपको कि उनको बताया कि इतना हमें फंड चाहिए, इतना हमारे पास में क्लाइमेट चेंज को रोकने का हमारे पास में जरिया है, साधन है, रिसोर्सेज है, वो चीज़ है। और 10 में से 8 मतलब लगभग 84% जो आपकी UNFCCC की पार्टीज हैं उन्होंने एटलीस्ट उनमें से एक ने, कम से कम एक उनके पास में, मतलब नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट उनके पास में है, ताकि वो लोग एडेप्टेशन से रिलेटेड प्लानिंग कर सके। तो 8/10, 1/3, 9/10, 17 मिलियन का भी अभी उसमें कॉर्पस जो है उसको कंप्लीट करने में अभी कमी है। और 5 to 10 टाइम्स आपका एडेप्टेशन फाइनेंस गैप बना हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिसको अवेलेबल कराना है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो ये आपका हुआ गुड एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड रिपोर्ट थी, UNEP की थी, और रिपोर्ट का नाम था एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। और यदि इसका आप ये वर्ड याद रख लेना कि टू लिटिल टू स्लो, मतलब जो कॉर्पस बनाया गया है, एडेप्टेशन जो चल रहा है, जो प्रोसेस चल रही है, वो बहुत कम है, बहुत धीमी है। और क्लाइमेट एडेप्टेशन जो है वो फेल हो चुका है, पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। यदि इसमें फेलियर होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन का तो वो वर्ल्ड को एक रिस्क के कह सकते कंडीशन में छोड़ देगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट UNEP की है। आई होप सेशन आपको पसंद आया। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनको अच्छे से याद कर लें। इन्वायरमेंट हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कहीं पे भी हुआ, ये फाइंडिंग्स आपकी वहाँ पे काम आएंगी, काम आएंगी। इसको आप नोट कर लें अच्छे से। जनरल प्रिंसिपल्स जो आपका एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस के, इनको भी आप अच्छे से लिख लें, अच्छे अच्छे जो पॉइंट है, और इनकी कोई ट्रिक बना लें। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रिक में शेयर कर दूंगा इन्वायरमेंट के लिए। बाकी लाइफ और टिप टॉप वाला जो आपको ट्रिक था इकोनॉमिक्स के लिए, वो मैंने पहले प्रोवाइड आपको कर दिया, इसकी मैं और कर दूंगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये वीडियोस, आपको अपडेट आप रहें इस नॉलेज से, इस वीडियोस से। आपकी मेंस एग्जाम आने वाली है, उससे पहले आपकी प्रीलिम्स की तैयारी आप फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभी आप मेंस के लिए फोकस्ड ही रहें, ज़्यादा जल्दी नहीं करें प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज आपका प्रीलिम्स क्लियर हो नहीं हो, लेकिन आपको एक मौका मिले यदि मेंस लिखने का, तो वहाँ पर आपको ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैं एक बार मेंस हो गया और अब की बार मेंस मेरा रह गया। मेंस का एक ही मौका मिले, वो एक ही मौका बढ़िया होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा मैथ एंड एमिशंस के ऊपर। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तैयारी में लगे रहें, मेहनत करें, और अपना टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए फोकस्ड रहें। धन्यवाद।